नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के अपर रूप, है ना। देखो, वैसे तो फास्फोरस के कई सारे अपर रूप होते हैं, पर हमें पढ़ना है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, है ना। ये फास्फोरस के महत्वपूर्ण अपर रूप है ना। चलो अब हम इन्हें एक एक करके तीनों को देखते हैं, है ना। चलो, तो व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है और ब्लैक फास्फोरस होता है ना। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। चलो देखते जाओ। अब देखो, ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है व्हाइट फास्फोरस का यदि हम कलर देखें तो इसका कलर होता है व्हाइट, श्वेत होता है ना। ये होता है पारभासी श्वेत मोमनुमा ठोस, है ना। और ये विषैला होता और जल में यदि हम विलेयता देखें तो जल में ये अविलेय होता है ना। परंतु CS2 में यदि हम देखें, किसकी बात करें, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें ये विलेय होता है और ये अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकता है और इसे ही हम बोलते हैं रसो संदीप्ति। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रसो संदीप्ति, चमकने वाले को, है ना। चलो तो पढ़ लो ये। तो ये कैसा होता है, पारभासी श्वेत मोमी ठोस या मोमनुमा ठोस बोल दो। ये विषैला है ना, जल में आविले है, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड CS2, है ना, में विलय होता है तथा अंधेरे में दीप्त होता है। दीप्त का मतलब होता है चमकना, दीप्त का मतलब क्या है, चमकना, है ना। रसो संदीप्ति, है ना, ये वो चमकने वाली प्रॉपर्टी कोई बोलते हैं ना। यदि कोई भी चमकता है तो उसे हम बोलेंगे कि भाई उसमें रसो संदीप्ति का गुण है, मतलब चमकने का गुण है। चलो अगला। ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, यदि हम इसे अक्रिय वातावरण में उबलते हुए NaOH विलयन में डाल देते हैं, है ना, तो ये घुलकर फास्फीन देता है। क्या देगा, फास्फीन, है ना। चलो देखो इधर रिएक्शन देखो इसकी, जैसे P4, है ना, ये P4 किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, व्हाइट फास्फोरस का, है ना, प्लस NaOH प्लस H2O, है ना। तो यहां पर बन जाएगा PH3। इस PH3 का नाम है फास्फीन, फास्फीन, क्या नाम है इसका, फास्फीन। तो फास्फीन बनता है, साथ में बनता है NaH2PO2। क्या बनता है, NaH2PO2, है ना। इसका नाम है सोडियम हाइपोफास्फाइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइपोफास्फाइड, है ना। चलो पढ़ो एक बार इसे। अक्रिय वातावरण में अक्रिय वातावरण में यह उबलते हुए NaOH विलियन में घुलकर PH3 देता है ना। तो ध्यान रखना, अक्रिय वातावरण, है ना, उबलते हुए NaOH में घुलकर PH3 देता है ना। ध्यान रखना क्या देता है, PH3। चलो
नोट करो पहले इसे जल्दी से। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अगला पहले हम इसका इस अणु की हम संरचना देखते हैं पहले, है ना। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, P4। तो P4 में कितने फास्फोरस है, 4। तो 1 2 3 और एक ये 4, है ना। अब इसमें बॉन्ड लगा दो आप। तो इसमें यदि हम कोई सा भी एंगल देखें तो ये जो एंगल है, ये वाला देख लो, चाहे ये देख लो, ये कोई सा भी एंगल, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये बनता है 60 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का, है ना। चलो, तो इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो अपन एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, है ना। तो इसमें आप यदि एंगल देखोगे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, है ना। अब यदि हम इसको व्हाइट फास्फोरस को फास्फोरस के दूसरे अपर रूपों से यदि तुलना करें तो दूसरों की तुलना में ये अधिक क्रियाशील होता है ना। मतलब आप यूं बोल सकते हो कि व्हाइट, रेड और ब्लैक, इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, व्हाइट वाला, है ना। चलो, तो मार्क कर लेते हैं अपन। P4 अणुओं में कोणीय तनाव के कारण केवल 60 डिग्री का है, ये कोण की बोल रहे हैं ना, कोण केवल 60 डिग्री का है। श्वेत फास्फोरस कम स्थायी है, सीधी सी बात है भाई, यदि कोई क्रियाशील ज्यादा है तो वो स्थायी कम होगा, है ना। तथा सामान्य परिस्थितियों में दूसरी ठोस प्रवस्थाओं से अधिक क्रियाशील होता है। चलो, ध्यान रखना, तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60, और ये होता है कम स्थायी, है ना। और दूसरी जो प्रवस्थाएं हैं उनसे ये अधिक क्रियाशील होता है, मतलब दूसरे अपर रूपों से, है ना। अगला, ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये वायु के संपर्क में तेजी से आग पकड़ लेता है। जैसे ये वायु के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है और जलने लगता है ना। और ये बनाता है P4O10। क्या बना लेता है, P4O10। चलो देखो रिएक्शन। तो P4 प्लस O2, तो ये बना लेगा इधर P4O10, है ना। तो ये जो P4O10 है इसका बनता है डेंस वाइट, डेंस वाइट फ्यूम, है ना। मतलब क्या होता है कि ये एकदम वाइट कलर का धुएं जैसा होता है। कैसा होता है, धुएं जैसा, है ना। चल,
तो पढ़ लो इसे एक बार। देखो P4 वायु में तेजी से आग पकड़कर P4O10 के संघन श्वेत धूम देता है ना। तो ध्यान रखना ये संघन श्वेत धूम किसके हैं, P4O10 के, है ना। चलो अगला पॉइंट देखो, श्वेत फास्फोरस विविक्त चतुष्फलकी P4 अणुओं से बना होता है। मतलब विविक्त से मतलब होता है एकल, विविक्त से मतलब क्या होता है, एकल। भाई इसमें आप देखो ये P4 यूनिट है ना, तो इस प्रकार की इसमें एकल यूनिट रहेगी। ये विविक्त का मतलब क्या होता है, एकल। चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो, अगला हम देखने वाले हैं लाल फास्फोरस, है ना। अब देखो लाल फास्फोरस को बनाते हैं श्वेत फास्फोरस से, है ना। श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं 573 केल्विन पर, है ना। तो इसको कई दिनों तक गर्म करते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, लाल फास्फोरस, है ना। चलो देखो इधर रिएक्शन हम लिखते हैं पहले। जैसे हमने ये ले लिया वाइट फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस, तो व्हाइट फास्फोरस को गर्म करा, तो इसको गर्म करते हैं 573 केल्विन पर। कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 573, कई दिनों तक करते हैं। तो ये बन जाता है रेड फास्फोरस। क्या बन जाता है, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, है ना। चलिए अब हम बनाते हैं रेड फास्फोरस की संरचना, है ना। तो ये जो रेड फास्फोरस है ये बहुलीकृत रूप में होता है। किस रूप में होता है, ये बहुलीकृत। चले देखते हैं इसको। चलो आगे देखो, ये इस प्रकार से जो P4 यूनिट होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है ना। और ये एक बॉन्ड बीच में भी लगा रहता है इस तरीके से। तो इस प्रकार से जो P4 की यूनिट है वो आपस में जुड़ती है और क्या बना लेती है, चेन जैसी संरचना, है ना। तो ये कैसा होता है, बहुलीकृत रूप में, है ना। चलो अब इसके बारे में अपन प्रॉपर्टी वगैरह देख लेते हैं, है ना। चलो नोट करो पहले इसे जल्दी से एक बार। चलो कल्याण नोट, अगला देखो। चलिए अब इसके बारे में हम जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो देख लेते हैं, है ना। तो देखो ये जो लाल फास्फोरस है
ये आपको लोहे जैसी धूसर चमक वाला होता है। जब आप देखोगे इसको तो ये आपको कैसा दिखेगा, जैसे लोहे पर धूसर चमक होती है उसी प्रकार से ये आपको दिखेगा, है ना। इसमें से किसी भी प्रकार की गंध वगैरह नहीं आती है ना। ये होता है आविसेला, गंध नहीं आती है और कैसा होता है, आविसेला, है ना। और यदि हम इसकी विलेयता देखें तो ये जल और CH2 दोनों में ही आविलेय होता है, जल में भी नहीं घुलेगा और CH2 में भी नहीं घुलेगा, है ना। अच्छा, यदि अपन इसकी क्रियाशीलता देखें तो इसकी जो क्रियाशीलता है वो व्हाइट फास्फोरस की तुलना में कम होती है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि भाई क्रियाशीलता कम तो स्थायित्व इसका हो जाएगा ज्यादा। अगला, ये अंधेरे में नहीं चमकता है। जैसे हमने देखा कि भाई जो व्हाइट फास्फोरस है वो अंधेरे में चमकता है, पर ये अंधेरे में नहीं चमकता है। अगला, ये बहुलीकृत रूप में होता है। जो P4 यूनिट है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और जुड़कर एक चेन जैसी संरचना बना लेती है ना। बहुलक बोलेंगे अपन इसे, है ना। चलो, आप देखो ये चेन बनी हुई है, आप इधर और भी जोड़ते जाओ, आप इधर भी जोड़ते जाओ, क्योंकि बहुलक में तो कई सारी यूनिट होती है ना। चलो एक एक करके देखते जाते हैं। लाल फास्फोरस लोहे जैसी धूसर चमक वाला होता है ना, ध्यान रखना। लोहे जैसी धूसर चमक वाला, है ना। गंधहीन है, आविसेला है, जल और कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, दोनों में कैसा होता है, आविले। और रासायनिक रूप से यदि हम देखें तो ये श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है ना। अगला, यह अंधेरे में नहीं चमकता है ना। जबकि व्हाइट वाले में हमने देखा कि भाई व्हाइट वाला अंधेरे में चमकता है, पर ये अंधेरे में नहीं चमकता, है ना। आगे देखो, बहुलकी होता है, मतलब बहुलक रूप में ये होता है। भाई P4 की जो यूनिट है वो इस प्रकार से आपस में जुड़ेगी और एक लंबी चेन बन जाती है ना। तो इस प्रकार से जब लंबी चेन बन जाती है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, है ना। P4 चतुष्फलक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। भाई आप देखो, ये एक P4, दूसरा P4, ये तीसरा ये, और इस प्रकार से आप आगे बढ़ाते जाओ, है ना। चलो नोट करो, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है। देखो थियोरिटिकल है ना। ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा थियोरिटिकल पार्ट है ना। रिएक्शन वगैरह इसमें कम है ना। कौन सा किस में विलय है ना। अभी हम इसमें वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में एक तुलना देखेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी कवर हो जाती है ना। नोट करो पहले इसे। चलो कल्या नोट, आगे देखो। चलिए आगे हम देखते हैं ब्लैक फास्फोरस। तो देखो ये जो ब्लैक फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस, फास्फोरस, तो ये जो ब्लैक फास्फोरस है इसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं इसके, दो। एक होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और दूसरा होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस,
है ना। चलिए अब इनको बनाते कैसे वो और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो ये जो अल्फा वाला है इसको बनाने के लिए जो रेड फास्फोरस होता है, कौन सा फास्फोरस, रेड, रेड फास्फोरस को गर्म करते हैं 803 केल्विन पर। टेम्परेचर कितना लेना है, 803 केल्विन। तो यहां पर बन जाता है अल्फा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। क्या बन जाता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, है ना। और यदि हमको बीटा वाला बनाना है तो अब हम गर्म करेंगे व्हाइट फास्फोरस को, है ना। तो व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को गर्म करते हैं 473 केल्विन पर। टेम्परेचर कितना लेना है आपको, 473, है ना। तो यहां पर ये बन जाएगा बीटा, क्या बन जाएगा, बीटा ब्लैक फास्फोरस। क्या बन जाएगा, बीटा ब्लैक फास्फोरस, है ना, बीटा ब्लैक फास्फोरस, है ना। चलो पढ़ लो जो लिखा है एक बार। काले फास्फोरस के दो रूप होते हैं, अल्फा काला फास्फोरस तथा बीटा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस, है ना। लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस बनता है ना। तो किसको गर्म कर रहे हैं, लाल फास्फोरस, टेम्परेचर 803 केल्विन, है ना, बंद नलिका में गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, अल्फा काला फास्फोरस, है ना। आगे देखो, अल्फा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। 473 केल्विन, है ना, ताप तथा उच्च दाब पर, है ना। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। चलिए अब हम देखेंगे श्वेत फास्फोरस व लाल फास्फोरस में तुलना, है ना। चलिए इससे काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ना, तो इसको अच्छे से याद रख लेना, है ना। तो यहां पर आप देखो हमने 3 कॉलम बना रखे। जैसे इस वाले कॉलम में आप देखो, अपन क्या करते हैं, लाइन बना लेते हैं ना। चलिए तो यहां पर आप देखो हमने 3 कॉलम बना रखे। पहले कॉलम में लिखा हुआ गुण,
दूसरे कॉलम में लिखा सफेद फास्फोरस, इसी को श्वेत फास्फोरस बोलते हैं। और तीसरे कॉलम में लिखा है लाल फास्फोरस। अब हम इनमें सारी प्रॉपर्टी एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं भौतिक अवस्था, है ना। तो देखो जो सफेद फास्फोरस होता है ये मोमनुमा मुलायम ठोस होता है। कैसा होता है? मोमनुमा मुलायम ठोस, है ना, या नर्म मोमी ठोस बोल दो। और जो लाल फास्फोरस है वो भंगूर पाउडर होता है ना, जैसे पाउडर आप समझो वैसे ही रहेगा, है ना। चलो, और ये जो सफेद है ये होता है मोम जैसा, जैसे मोम नर्म होता है वैसा ही मोम जैसा ठोस नर्म, है ना। तो ध्यान रखना भौतिक अवस्था। चलो, तो ये होता है नर्म मोमी ठोस, और लाल फास्फोरस होता है भंगूर पाउडर। अगला अगला है रंग। तो देखो नाम से समझ में आता है भाई श्वेत फास्फोरस, तो इसका कलर कैसा रहेगा? श्वेत, सफेद या व्हाइट बोल दो इंग्लिश में। चलो, और जो लाल फास्फोरस है इसका रंग कैसा रहेगा? लाल। अगला है गंध। तो जो सफेद फास्फोरस है इसमें से लहसुन के समान गंध आती है, जैसे लहसुन में से गंध आती वैसी। जबकि लाल फास्फोरस में से किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। तो जो लाल फास्फोरस है वो गंधहीन है, गंध नहीं आती, है ना। तो व्हाइट फास्फोरस में से लहसुन के समान गंध आती है, और रेड फास्फोरस होता है गंधहीन। अगला, जल में घुलनशीलता। तो जल में श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस दोनों ही होते हैं अघुलनशील, है ना। तो श्वेत वाला भी अघुलनशील और लाल वाला भी अघुलनशील। चलो आगे देखो, यहां भी हम कॉलम बना लेते हैं ना ताकि चीजें समझ में बढ़िया से आए। चलो इधर आओ। चले, तो अगला हम देखते हैं CH2 में घुलनशीलता। तो भाई CH2 में जो सफेद फास्फोरस है वो घुलनशील होता है, जबकि लाल फास्फोरस होता है अघुलनशील, है ना। तो CH2 में कौन घुल रहा है? सफेद फास्फोरस, तो बोल देते हैं अपन घुलनशील। तो घुलनशील, और जबकि लाल फास्फोरस है अघुलनशील। अगला, शारीरिक क्रिया। तो देखो शारीरिक क्रिया से मतलब है कि भाई शरीर पर इसका क्या प्रभाव होगा, है ना। तो जो सफेद फास्फोरस है वो विषैला होता है ना, जबकि लाल फास्फोरस होता है अविषैला, है ना। तो सफेद फास्फोरस है विषैला और लाल फास्फोरस है अविषैला, है ना। अगला, रासायनिक क्रियाशीलता। तो जो सफेद फास्फोरस है वो अधिक क्रियाशील है, और लाल फास्फोरस होता है कम क्रियाशील, है ना। तो सफेद फास्फोरस है अधिक क्रियाशील और लाल फास्फोरस है कम क्रियाशील। अगला, यदि हम स्थायित्व देखें इनका, तो जो सफेद फास्फोरस है वो अस्थायी होता है ना, और जो लाल फास्फोरस है वो होता है स्थायी, है ना। अगला अगला हम देखते हैं प्रतिदीप्तिशीलता, है ना, या फिर दीप्तशीलता भी बोल सकते हो आप, ये वो चमकने वाला गुण, है ना। चलो, तो अंधेरे में यदि हम देखें तो अंधेरे में चमकता कौन सा है? सफेद वाला, जबकि रेड वाला
नहीं चमकता, है ना। तो ध्यान रखना, प्रतिदीप्तिशीलता या संदीप्तशीलता करके भी आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? संदीप्तशीलता, है ना, चमकने का गुण। तो कौन चमकता है अंधेरे में? वाइट वाला, श्वेत वाला, है ना। और कौन नहीं चमकता है? तो लाल वाला नहीं चमकता है। चलो आगे देखो। चलो इधर देखो, ये यहाँ भी अपन लाइन खींच लेते ताकि प्रॉपर तरीके से समझ में आए, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर, देखो अगला है NaOH के साथ क्रिया, है ना। तो NaOH के साथ जो क्रिया है वो कौन करता है? व्हाइट फास्फोरस। और ये अभिक्रिया करके देता है फास्फीन। क्या देगा? फास्फीन। जबकि लाल फास्फोरस अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना। तो फास्फीन उत्पन्न करता है। फास्फीन क्या होता है? PH3, है ना। और ये अभिक्रिया नहीं करता है। अगला, यदि हम इनके आणविक सूत्र देखें तो सफेद फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4, है ना। और जो लाल फास्फोरस होता है ये होता है बहुलक के रूप में, है ना। तो हम बोल सकते हैं बहुलक रूप में, है ना, या बहुलकी बोल दो। चलो, तो अणु सूत्र है P4 और ये आपको मिलेगा बहुलकी रूप में, है ना। चलो नोट करो इसे पहले। चलो अगला हमको कुछ ऑर्डर इनके बारे में देखना, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और रिएक्टिविटी। ये अपना लास्ट है ना आज के लिए। चलो देखो, तो पहले हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ब्लैक फास्फोरस, है ना। इससे कम होता है रेड फास्फोरस, है ना। और सबसे कम होता है व्हाइट फास्फोरस का, व्हाइट फास्फोरस, है ना। तो ध्यान रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? ब्लैक फास्फोरस, फिर उसके बाद रेड फास्फोरस, और सबसे कम किसका है? व्हाइट फास्फोरस। इसी प्रकार से डेंसिटी का ऑर्डर भी होता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ब्लैक फास्फोरस, फिर उसके बाद रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, और फिर इसके बाद आएगा व्हाइट फास्फोरस, है ना। तो देखो इन दोनों ऑर्डर को आप इस तरीके से याद कर लेना। बढ़िया तरीका बताता हूं मैं तुमको याद करने का। BRW, जैसे BMW कार आती है, इसी प्रकार आपको याद रखना है BRW। B मतलब ब्लैक, R मतलब रेड, और W मतलब व्हाइट। तो
BRW, इस तरीके से आपको याद रख लेना। अगला रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो BRW का उल्टा कर दो, है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, व्हाइट फास्फोरस। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, व्हाइट फास्फोरस। इससे कम रिएक्टिव रेड फास्फोरस, और सबसे कम रिएक्टिव होता है ब्लैक फास्फोरस, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। चलिए, तो आज जितना पढ़ाया है इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, है ना। और जितना भी पढ़ाया जाता है उसका आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट बनाया करो, है ना, ताकि नोट आपके पास रहेगा, आप कभी भी उसे देख सकते हो, है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कल।